नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। आज हम विज्ञान प्रश्न पत्र 2020 हल कर रहे हैं। यह DLED फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान का प्रश्न पत्र आपको पता ही है, एक आवर का पेपर होता है, पूर्णांक 50 नंबर का होता है। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, 1 नंबर के आते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, घर्षण बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आयतन पर निर्भर करता है या उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो किस पर निर्भर करता है घर्षण बल? ये आपकी सतह पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, आयतन पर भी निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका है सेकेंड नंबर का। एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है या जूल पर सेकंड होता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो ये आपका एसआई मात्रक बल का क्या होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यूनिट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार की चाक की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है, सरल रेखीय गति होती है, घूर्णन गति हो गई या वृत्तीय गति हो गई। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताएं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोलन गति होती है, जहाँ पे एक पिंड होता है, ये दोनों तरफ मूव करता है। सरल रेखीय गति सीधी गति होती है, और वृत्तीय गति एक वृत्त के चारों तरफ गति होती है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, ये आपका घूर्णन गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर तथा मादा युग्मक के संयोग की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जनन कहते हैं या बीज निर्माण कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा निषेचन। नर तथा मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहते हैं, जिसमें आपका परागकण क्या होता है? परागण होता है। परागकण का भौतिकांक तक पहुंचना परागण हो जाता है। जनन क्या होता है? मात्र जो जीव होता है उससे नए जीव का बनना, ये जनन हो जाएगा। और बीज निर्माण, ये जो आपका मात्र पौधा होता है उससे नए बीज का निर्माण बीज निर्माण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से सजीव है, मोटर है, रेलगाड़ी है, केचुआ है या साइकिल है। तो इसमें बताना है आपको सजीव कौन सा है। सजीव क्या होता है? जिनका कोशिकीय संगठन होता है, जो श्वसन करते हैं, जिनमें वृद्धि होता है, विकास होता है, और जो उत्सर्जन भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सजीव में केचुआ। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हुए। अब स्टार्ट होते हैं आपके अधिलघुत्तीय प्रश्न। यहाँ से सारे 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे और इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए इसका। तो इसकी डिफिनेशन भी लिखनी है और इसका उदाहरण भी लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? उदाहरण, ऐसे पादप जिनमें नर जनन अंग व मादा जननांग दोनों ही पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे आपका हो गया खीरा, हो गया आपका, ये हो गया आपका, दूसरा होगा नारियल, तीसरा हो गया आपका अखरोट, फिर चीड़। ये सारे के सारे द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है, वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? ठीक है, उदाहरण दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पौधों के किसी कायिक अंग से, जैसे आपका पत्ता हो गया, तना हो गया, जड़ का उपयोग करके नया जो पौधा तैयार होता है, ये प्रक्रिया जो होती है वृद्धि प्रजनन या कायिक प्रजनन होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, अमरूद हो गया या शकरकंद या पुदीना हो गया। इनमें क्या होता है कि छोटी छोटी अपस्थानिक कलियां होती हैं, और ये क्या होती है, धीरे धीरे ये पूर्ण विकसित हो जाती है कलियां और नया पौधा बन जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये वृद्धि करके क्या करते हैं, ये पूर्ण रूप से पौधे में बन जाते हैं। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दोलन गति किसे कहते हैं? तो क्या होता है, इसमें
वस्तु अपनी साम स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर गति करती है तो दोलन गति कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे दीवार में पेंडुलम की गति या सरल लोलक की गति, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे आप, ये हो गया सरल लोलक, ये सरल लोलक हो गया। अभी इसको हम जब गति कराएंगे तो कितना जाएगा, जितना इस साइड जाएगा यहाँ तक गति करेगा और इस साइड भी उतना ही गति करेगा। तो ये इसकी माध्य स्थिति, जो बीच की स्थिति है, इसे माध्य स्थिति कहते हैं। ये इस साइड भी गति करेगा और इस साइड भी गति करेगा, ठीक है। तो ये दोलन गति का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जो हम पेशी से कोई काम करते हैं, जब हम, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, अन्य जंतु अपनी जो मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं जब, तो ये क्या होता है, ये पेशीय बल का उदाहरण है। जैसे हम कोई चीज़ को उठाते हैं, मेज उठा रहे, कुर्सी को, या हम गेंद को फेंकते हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये पेशीय बल के एग्जाम्पल हो गए। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं, फुटबॉल खेलते समय पैरों से ठोकर मारने में पेशीय बल होता है। जैसे पैर से हम फुटबॉल को ठोकर मारते हैं, तो इसमें कौन सा बल का प्रयोग किया, तो ये पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए और एक एक एग्जाम्पल भी देने। तो सबसे पहले आप ठोस देख लेते हैं। ये आपका ठोस होगा। ठोस का क्या होता है कि इसकी आकृति होती है और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे आपका मेज हो गया, कुर्सी हो गई आपकी, तो आपकी मेज हो जाएगी, कुर्सी हो जाएगी, या आपका दरवाज़ा हो गया। ये सारे एग्जाम्पल आपके ठोस के हो जाएंगे। ठोस में क्या होता है कि इनमें अंतराणुविक अवकाश कम होता है। अंतराणुविक अवकाश मतलब जैसे ये ठोस, तो इनमें बहुत पास पास अणु होते हैं, ये बहुत पास पास अणु होते हैं। और ठोस क्या होता है कि इनकी आकृति भी फिक्स होती है। अब आइए हम अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका द्रव हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। द्रव को, द्रव की जो आकृति होती है निश्चित नहीं होती, किंतु इसका जो आकार होता है ये आकार निश्चित होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए पानी ले लीजिए। अब पानी को हम गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है। इसको जग में डालते हैं तो जग का, बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेता है। और जब हम इसको टब में डालते हैं तो टब का आकार ले लेता है। थाली में डालते हैं तो थाली का आकार ले लेता है। मतलब इसकी पानी की जो आयतन तो है वो तो निश्चित है, मगर जो आकृति है ये जिस शेप में डालते हैं उसी का ये रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि जो ये आणविक अवकाश जो होता है, अंतराणुविक अवकाश, इसमें ठोसों से ज़्यादा होता है। इसमें दूरी जो एक अणु से दूसरे अणु की दूरी होती है ये ज़्यादा होती है, ये ठोसों की अपेक्षा। अब आइए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला कौन सा है, अगला आपका हो जाएगा गैस। इसको हम देख लेते हैं। गैस में ना तो आकृति निश्चित होती है और ना ही इसका कोई आकार निश्चित होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लें वायु। इसमें क्या होता है कि यह आपका अंतराणुविक अवकाश बल ये बहुत दूर दूर होते हैं, इनके अणु बहुत दूर दूर, तो सबसे ज़्यादा अंतराणुविक अवकाश इसी में पाया जाता है। तो ये आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं और ये एग्जाम्पल्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अनुकूलन क्या होता है, ये गुण होता है, ये गुण होता है जो किसी पौधों को, जंतु को किसी विशेष जगह या निवास में रहने योग्य बनाता है। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जो पहाड़ पे वृक्ष या पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष आए हो तो उनका शेप जो होता है वो छतरी के आकार का होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो जैसे वो बर्फ़ गिरे सीधे ज़मीन पे लैंड कर जाए। और जैसे हम प्लेन एरिया में वृक्ष देखते हैं तो वहाँ के वृक्ष का जो आकार होता है वो डिफरेंट होगा। अब पहाड़ पे जो वृक्ष होता है उनका शेप ऐसे ही होता है, ये आकार के शेप होते हैं, क्योंकि यदि बर्फ़ गिरेगी तो ऊपर से सीधे नीचे आ जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके सारे प्रश्न लघु उत्तरीय हैं। ये सारे प्रश्न आपको 2 नंबर में बनेंगे। तो पहला प्रश्न आपका हो जाएगा सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। तो बेसिकली आपको पता ही होगा सजीव निर्जीव में अंतर। आइए देख लेते हैं। पहली बात तो इसका तुलना का आधार क्या होगा, सजीव और निर्जीव। तो सजीव कोशिकीय संरचना, सजीवों में की कोशिकीय संरचना होती है और निर्जीवों की नहीं होती। संवेदनशीलता सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती है।
ये आपका हो जाए उपापचय, इस सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक, उपापचय क्या होते हैं? जो शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का पाचन की जो क्रियाएं होती है, शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है ये सब उपापचय क्रियाएं होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा वृद्धि एवं विकास। तो ये सजीवों में होता है और निर्जीवों में वृद्धि और विकास नहीं होता है। क्योंकि जो आकृति होती है सजीवों की आकृति निश्चित होती है और निर्जीवों की नहीं होती है, इनका आकृति और आकार निश्चित नहीं होता। श्वसन, सजीव श्वसन क्रिया करते हैं और निर्जीव श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सजीव जो होते हैं ये उत्सर्जन करते हैं और निर्जीव उत्सर्जन नहीं करते हैं। प्रजनन, प्रजनन मतलब पैतृक जीव से नए जीव का बनना, ये प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये पैतृक जीव से नए जीव को बनना ये सजीव में पाया जाता है और निर्जीव में ये नहीं पाया जाता। तो ये इनके बेसिक जो होते हैं ये आपका डिफरेंट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा परपरागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए पहले परपरागण देख लेते हैं कि परपरागण क्या होता है। ठीक है, जब एक पौधे के पुष्प परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र तक ले जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि एक ही जाति के पौधे के जो पुष्प होते हैं, ठीक है, उनके जब परागकण को उसी की जाति के पौधे तक, दूसरे पौधे तक ले जाया जाता है तो उसे परपरागण कहते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि पुष्प होंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जब परपरागण ले जाए जाएंगे तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम क्या होगा? कीटों के द्वारा। यदि एक कीट, जैसे एक कीट किसी पौधे पर बैठा तो उसके पैरों में क्या होता है, ये परागकण चिपक जाते हैं और जब ये दूसरे पौधे पे जाके बैठेगा तो वहाँ पे वो छूट जाते हैं, वहीं पे चिपक जाएंगे, दूसरे पौधे तक पहुँच जाएंगे। तो कीटों के द्वारा पहुँचता है, वायु के द्वारा ऐसे पहुँचता है और जल के द्वारा भी ऐसे ही है पहुँचता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका सूरजमुखी हो गया, गेंदा हो गया, इनमें परपरागण होते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, धान हुआ, सभी प्रकार की जो घास होती है इनमें सारे में परपरागण पाया जाता है। अगला हो जाएगा आपका स्वपरागण। इसको भी देख लेते हैं स्वपरागण। तो क्या होता है कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसी पौधे के दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब एक पुष्प के परपरागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये सदाबहार देख लीजिए, गुलमेहंदी, मूंगफली या खट्टी बूटी, ये सारी एग्जाम्पल स्वपरागण के हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताना है। तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला हो जाएगा समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है? जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा नमक तथा जल का मिश्रण। इसमें क्या होता है, जब नमक और जल को मिलाते हैं तो उनको आप अलग अलग नहीं देख सकते, सब एक में मिक्स मात्रा, एक मिक्स हो जाए। जो इसकी जो अवस्था होती है, जो इसकी फेज होता है, दोनों की फेज एक ही होता है। जैसे चीनी और पानी के घोल का जो फेज होता है वो दोनों सेम ही होते हैं, सेम फेज पे होते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है कि सही से मिक्स नहीं होते हैं, ये संगठन जो इनका होता है ये एक सा नहीं होता है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका जल का होगा, तेल का मिश्रण होगा, जैसे आप रेत को पानी में मिलाएंगे, ठीक है, या लोहे की जो लोहे को छीलेंगे उसको यदि आप रेत में मिलाएंगे या पानी में मिलाएंगे तो ये इसके विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें समय ज्ञात करना है, तो हमने समय का फॉर्मूला पक्षांतर करके निकाल लिया। समय बराबर दे रखा है, दूरी हमने दे रखी, दूरी दे रखी 120 मीटर
और फिर समय दे रखा 20 सेकेंड। ठीक, ये आपका हो जाएगा 120/20, ये आपका हो जाएगा 120 बटे आपका 20 होगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार ये कटेगा तो उत्तर आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका 6 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 6 सेकेंड में वो दूरी तय कर लेगी। तो आइए अगला देख लेते। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको उदाहरण से समझाना है। तो ये बेसिकली नियम क्या है कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु गति की स्थिति में है तो वो गति की स्थिति में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो इस नियम को क्या कहते हैं? इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है, और परिवर्तन यदि आपको करना है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहती है, और गति में स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। यदि परिवर्तन करना है तो उसके लिए आपको बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है, जैसे विराम अवस्था के कारण गाड़ी में आकास्मक चलने से उस पर बैठा हुआ मुसाफिर पीछे की ओर लुढ़क जाता है। जैसे आप बस में बैठे और बस में बैठे होने से अचानक यदि बस स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि आपका जो पैर होता है ये बस की सतह से लगा हुआ होता है, तो बस के साथ जो आपके बॉडी का नीचे का पार्ट होता है उसी के साथ गति करने लगता है, मगर जो आपका ऊपर का पार्ट है वो गति नहीं करता है क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। तो अचानक चलने से क्या होता है कि आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, ये कारण होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए घर्षण बल दैनिक जीवन में इसका उपयोग। तो घर्षण बल क्या होता है? संपर्क में रखी हुई वस्तु पर, ठीक है, बल वस्तु की गति के विरोध करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये मेज है, ठीक है, ये मेज हो गई, ऊपर कोई वस्तु रखी है, यदि आप वस्तु को इस दिशा में धक्का दे रहे हैं तो घर्षण बल किधर लगेगा? घर्षण बल पीछे की दिशा में लगेगा। ये वस्तु को इस दिशा में गति करेंगे तो घर्षण बल क्या लगेगा? पीछे की दिशा में लगता है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करता है कि वस्तु की गति का विरोध करता है। ये वस्तु की गति का विरोध करता है, ये घर्षण बल का काम होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है? तो दैनिक जीवन में हम घर्षण बल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले वाहन की गति सतह तथा वाहन के आधार के बीच घर्षण बल द्वारा ही संभव, अतः घर्षण बल बाधक भी होता है और साधक भी होता है। तो ये आपके दैनिक जीवन में इसका यूज हो गया, और घर्षण बल आपने अच्छे से समझ भी लिया कि ये गति का विरोध भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? पौधे के अलैंगिक जनन विधि बताइए। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में इसको हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया पौधा एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं का कोई भूमिका नहीं होती। ये एक कोशिका और बहुकोशिकीय के दोनों में होता है। एक कोशिका में भी संभव है, दो कोशिका में भी संभव है। ठीक, अब इसकी विधियाँ हम देख लेते हैं। इसकी विधि पूछ रखी है तो विधियाँ हम देख लेते हैं। इसकी बेसिकली 6 विधि है, जिसे हम पढ़ेंगे। 6 विधि है इसकी। ठीक, 6 मेथड है। पहला हो जाएगा आपका विखंडन। ये 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा द्विविखंडन और दूसरा होगा बहुविखंडन। तो इसमें क्या होता है कि एकल जनक पैरेंट पूरी तरह से ये एक बिंदु पे पहुंच के 2 हिस्सों में बट जाते हैं। ये क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में बट जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, और ये अगला एग्जाम्पल होगा। जैसे ये आपका अमीबा है, ठीक, ये मातृकोश का पहले क्या करता है, इसका केंद्र यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड होता है, फिर क्या करता है आगे डिवाइड फर्दर, और लास्ट में ये आपके 2 अमीबा बन जाते हैं। 2 नए अमीबा, 1 से 2 नए अमीबा बन गए। तो ये आपका द्विविखंडन होगा। अगला देख लेते हैं। अगला आपका हो जाएगा बहुविखंडन। ये विखंडन के ही पार्ट से। इसमें क्या होते हैं कि एक से बहुत सारे बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। ये बहुविखंडन होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम ये हो गया यहाँ पे, और ये आपका बहुत सारे प्लाज्मोडियम, नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो ये बहुविखंडन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनक कोशिका कई नए जीवों में निर्माण में विभाजित हो जाती है, कई जीव बन जाते हैं।
अगला आइए देख लेते हैं। जो अगली विधि होती है मुकुलन होती है, ये अलैंगिक प्रजनन है। मुकुलन में क्या होता है कि जनक जीव शरीर का छोटा सा भाग मुकुल उभरता है और बाद में ये नया जीव बन जाता है। जैसे ये एक मातृ मुकुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो मुकुल ये छोटा सा ये निकलता है, ठीक, और ये फिर बाद में ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये यहाँ से ये कट जाता है, ठीक है, और ये फिर अलग अलग से हाइड्रा, नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। तो ये मुकुलन विधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये हाइड्रा है और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देख लेते। अगला हो जाएगा बीजाणु निर्माण। इसमें क्या होता है कि जो बीजाणु निर्माण है ये आपका जो जनक होता है ये बीजाणु पुट्टी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा कर देता है, ठीक है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। और जब ये बीजाणु पुट्टी फटती है तो हवा, जमीन, मिट्टी पर बिखर जाती है और जब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो ये नए पौधों को जन्म दे देती है। जैसे आपका राइजोपस हो गया और म्यूकर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं। तो ये आपका चौथा हो जाएगा पुनर्जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है जो जनक जीव होते हैं ये कहीं से कट जाते हैं तो कटा हुआ भाग क्या होता है ये पुनर्जनित हो जाता है। ये अपने शरीर के पूरे हिस्से को नया जीव बना लेता है, ये विकसित कर लेते हैं अपने शरीर को। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ये हाइड्रा है, ठीक है, और प्लेनेरिया, ये इसके दो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये प्लेनेरिया है, ये मात्र प्लेनेरिया है, ये डिवाइड हो जाता है। इसको 3 भागों में हम काट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और फिर क्या होता है ये पुनर्जनन की प्रक्रिया के थ्रू ये 3 अलग अलग नए प्लेनेरिया में ये अपने आप को विकसित कर लेता है। तो ये पुनर्जनन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा आपका खंडन। इसमें क्या होता है कि ये सरल संरचना वाले बहुकोश के पातों जैसे स्पाइरोगाइरा होगा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर प्रत्येक नए तंतु में विकसित हो जाता है। तो ये आपका स्पाइरोगाइरा, मात्र स्पाइरोगाइरा हो गया। तो ये आपका मात्र स्पाइरोगाइरा हो गया, ठीक है। ये मूल स्पाइरोगाइरा है, डिवाइड हो गया, विखंडन के द्वारा डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड होगा और आगे चल के ये आपके ये 3 स्पाइरोगाइरा में विकसित हो गए, नए स्पाइरोगाइरा में विकसित हो गए। तो ये खंडन विधि हो गया। आइए अगला देख लेते हैं। अगला जो 6 नंबर का होगा ये कायिक प्रवर्धन होगा। इसमें क्या होता है कि कायिक अंगों द्वारा नए पौधे जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, ठीक है। ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। जैसे आप गुलाब देखा होगा आपने, तो गुलाब को क्या कहते हैं, इसकी टहनी हम काट के लगा देते तो नया पौधा बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने आलू देखा हो, आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको उगाते हैं और फिर ये आपका अजूबा हो जाएगा। ये इसमें क्या होता है पत्ती होती है, पत्तियों पे क्या होता है ये नया पौधा पत्तियों के थ्रू बन जाता है। आलू में आपको पता ही कि ये पर्पसंधियाँ कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सारे, जिनमें हमने विज्ञान के पिछले वर्ष 2020 के सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।